तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली तीसरे का 5वां अभ्यास, ठीक है ना। अरे ओ भाई साहब, अरे ओ नालायक सर, शायद आपने मुझे बुलाया क्या? पढ़ना है कि नहीं? अरे सर क्या आप भी बात करते हैं। अरे सर, भगवान ने मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए ही बनाया है। What? हाँ तो चलो बताओ अभी कौन सा अभ्यास चलने वाला है? Oh no. अरे सर वही अभी जो आप पढ़ाने वाले हैं। तो मैं कौन सा पढ़ाऊंगा ये बताओ? अरे अभी जो चलने वाली है वही सर। अरे वही पूछ रहा हूँ कौन सा चलने वाला है। अरे बताया तो, अभी जो आप पढ़ाएंगे। अरे यार छोड़ो, उनको जाने दो, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो प्रश्नावली तीसरे का जो 5वां अभ्यास है उसमें पहली जो सवाल है वो है सही और गलत निशान लगाने का, ठीक है। और उसमें है 9 सवाल है बच्चों। अब चाहे तो हम सही गलत का टिक लगा कर चल दें या फिर उसको समझते हुए चलें, ठीक है ना। तो इसको हम समझेंगे, मतलब समझ के इसको करेंगे और इस क्लास में सिर्फ इन्हीं को समझेंगे, ठीक है। 9 सवालें हैं इसमें, वो समझ लो कि 9 अलग अलग सवालें हैं, है तो सही गलत का चिन्ह ही लगाना, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहली सवाल क्या है, ठीक है, पढ़ेंगे। ये तो सही गलत का निशान लगाना ही है। देखो पहली सवाल में कह रहा है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। मतलब ये कह रहा, अब आपको पता करना है कि सही है कि गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। ये हो नहीं सकता। अगर हाँ एक कंडीशन में हो सकता है, जब जैसे कि 3 कह रहा है ना, 3 के गुणनखंड में अगर 9 आ जाता है तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। चलो देखते हैं 3 का गुणनखंड क्या होगा। 1 होता है और 3 होता है, इसके अलावा कुछ होता है? तो देखो 3 के गुणनखंड में 9 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वह जो भी संख्या होगी 9 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। तो जो पहला है आपका उसमें गलत भरा जाएगा, ठीक है, गलत भर देना आप लोग। अब चलते हैं बच्चों बी वाली सवाल में, ठीक है। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। अब देखो ये इसका जस्ट उल्टा है। इसमें पूछा था कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। अब जो दूसरी सवाल है उसमें यह कह रहा है कि यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। मैंने बताया कि अगर उसके गुणनखंड में वो संख्या आ जाए तो विभाज्य हो जाएगी। तो देखो अगर यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं 9, क्या लिखते हैं 9, अब इसका हम गुणनखंड लिखते हैं, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 ये खुद होगा, ठीक है। अब देखो 9 के गुणनखंड में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो जो भी संख्या 9 से विभाज्य होगी वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी, ठीक है ना। तो ये जो आपका दूसरा सवाल होगा बच्चों, दूसरा यानी कि बी वाला सवाल, ये होगा सही, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरी सवाल यानी कि सी सवाल क्या है, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होगी यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो बच्चों, ठीक है। क्यों देखते हैं। ये कह रहा है कि 3, ऐसा देखें, ये कह रहा है कि 3 और 6 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वो 18 से भी विभाज्य होगी। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर कोई संख्या है, मान लो 3 है, 3 और 6 से विभाज्य है, तो 3 और 6 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों? 12 होगी, ठीक है। कौन सा? 12। अब इसके नीचे देखो, ये 3 से भी विभाज्य है और 6 से भी। अब इसके अगर हम नीचे कोई भी संख्या ले लें तो दोनों से विभाज्य नहीं है। कोई भी संख्या अगर 9 ले लेते हैं जैसे यहाँ पर, तो नहीं है। तो सबसे छोटी क्या है? 12 है, ठीक है। और ये दोनों से विभाज्य है ये, तो क्या 18 से विभाज्य होगी? ये नहीं होगी ना। इसका मतलब है कि जो आपकी सी सवाल है वो क्या है, उसमें गलत का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो ये देखो फिर सवाल पढ़ देते हैं। एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। भाई अगर कोई संख्या 3 और 6 से दोनों से विभाज्य है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 18 से भी विभाज्य हो। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों को देखो 12 है, तो क्या 12 से ये विभाज्य हो जाएगी? नहीं होगी। इसका मतलब है बच्चों सी वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब गलत का चिन्ह लगेगा, नहीं तो सवाल ही मान लो गलत है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं डी वाली सवाल। डी वाला सवाल है क्या?
यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। इसके पहले वाला सी वाला सवाल जैसे था वैसे ये भी है, बस इसको कुछ चीज़ें पहले लिख दी है, कुछ चीज़ें बाद में। ठीक है, अब इसमें देखो 9 और दोनों, जैसे हमने यहाँ पर किया था 3 और 6 से जो विभाज्य है सबसे छोटी संख्या वो है 12, तो 9 और 10 से भी देख लेते हैं कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जो विभाज्य होगी 9 और 10 से, तो वो होगी 90। अब 90 के नीचे अगर कोई भी संख्या लिखते हैं बच्चों तो वो दोनों से तो नहीं विभाज्य होगी। 90 है जो सबसे छोटी है, और ये मतलब छोटी जो कि दोनों से विभाज्य होगी। अब इससे छोटे तो और भी होती हैं, लेकिन वो सबसे छोटी संख्या तब है जब ये दोनों से विभाज्य हो रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर 9 और 10 से कोई संख्या विभाज्य है तो क्या वो 90 से विभाज्य होगी? तो भाई देखो सबसे छोटी संख्या 90 तो आ रही है, तो 90 से ये विभाज्य नहीं होगी तो हो जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि जो आपका डी वाला सवाल है भाई साहब वो क्या है, सही है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये तो हो गई आपकी डी वाली सवाल। अब हम चलते हैं बच्चों आगे ई वाली सवाल पे। क्या है, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, पहली बात तो हम समझते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है। जब भी हम कोई संख्या ले लेते हैं, दो संख्या, और उनमें एक के अलावा कोई और भी गुणनखंड ऐसा ना हो जो सार्वगुणनखंड मिले, तो वो दोनों संख्याएं क्या हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो ऐसा नहीं होगा बच्चों। कैसे नहीं होगा, देखो जैसे यहां पर एक हम संख्या ले लेते हैं 15। ठीक है, 15 हमने ले लिया। अब इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और ये खुद 15 होगा, है ना। ठीक है, अब देखो ये अभाज्य नहीं है अभी। अब एक संख्या और ले लेते हैं हम 4, 1 होगा, 2 होगा और 4। ठीक है, इसका गुणनखंड। अब देखो इसमें एक के अलावा और कोई संख्या मिल रही है जो सार्वगुणनखंड हो, नहीं मिल रही है ना। तो अब इसमें देखो ये क्या है, दोनों क्या हैं, अभाज्य, दोनों भाज्य है ना। मतलब कि या ऐसा संख्या नहीं है जिनमें कि सिर्फ एक और वह खुद स्वयं गुणनखंड हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो ई वाली सवाल है ये हो जाएगी आपकी गलत। सवाल नहीं गलत, इसमें चिन्ह गलत लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ई वाली सवाल थी। अब हम देखते हैं बच्चों अगली सवाल एफ की। क्या है कि कह रहा है कि 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। मतलब ये कह रहा है, अब आपको बताना है सही है कि गलत। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। भाई देखो 4 से पहले हम कुछ संख्याएं लिखेंगे जो 4 से विभाज्य है। चलो ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे भाई, 4 का जो गुणा कर देते हैं, जैसे 4 का पहाड़ा पड़ता है ना, लिख देते हैं। देखिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, बस इतना लिख देते हैं, बहुत है। तो ये कह रहा है कि अगर 4 से कोई संख्या विभाज्य है तो वो 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। तो चलो 8 का देखते हैं क्या होगा। 8 दूना 16, 8 त्रिके 24। देखो 4 से 12 भी विभाज्य है, लेकिन 8 से क्या 12 विभाज्य हो रही है। आप कितना भी गुणा इसको करते चलाएं, पहाड़ पढ़ते चले जाएंगे, उसमें 12 कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो बच्चों सवाल आपकी है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है, जी वाली सवाल। 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सही है। क्यों सही है, देखो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 9 से विभाज्य वाला, उसमें ये था कि भाई 9 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो 3 से विभाज्य हो जाएगी, लेकिन तभी विभाज्य होगा जब उसके गुणनखंड में वो संख्या होनी चाहिए। जैसे 9 के गुणनखंड में 3 था ना, इसी तरीके से इसमें भी देख लेते हैं। अगर 8 के गुणनखंड में 4 आ जाता है तो मान लेंगे कि हाँ 4 से भी विभाज्य वो संख्या होगी जो कि 8 से होगी। ठीक है, देखो 1 2 4 आ गया, इसके गुणनखंड में आ गया। अब गुणनखंड कैसे करते हैं इसको भाई हमने पिछले वीडियोस में बताया, तो उसको वहां से देख लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। तो देखो ये 4 आ रहा है 8 के गुणनखंड में, इसका मतलब है कि अगर 8 से कोई भी संख्या अगर विभाज्य होती है तो वो संख्या 4 से भी विभाज्य होगी। ये क्लियर हुआ। तो ये कौन सी सवाल थी आपकी, जी वाली सवाल। तो जी वाली सवाल में हम लगाएंगे
सही का चिन्ह। ये क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं एच वाली सवाल में। कह रहा है कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, ठीक है, तो उनके योग को भी वो पूरा पूरा विभाजित करेगी, ठीक है। तो ये सही है। अब सही कैसे है इसको हम समझते हैं। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं बच्चों 3, चलो ठीक है 3 ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो 3 है, अब 3 से कोई संख्या अगर विभाजित होती है तो जो, जैसे मान लो 3 से विभाजित एक संख्या है 6 और दूसरी संख्या हो जाएगी 9, ठीक है। तो देखो 3 से तो 6 और 9 विभाज्य हैं। अब ये कह रहा है कि जो 6 और 9 का योग होगा वो भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो ये सही होगा। क्यों सही होगा, देखो 9 6 कितना होता है बच्चों, 15। तो ये 15 जो है वो 3 से विभाज्य है कि नहीं। और कोई एग्जाम्पल आप लेकर के देख लीजिएगा, सब सही ही आएगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं और उससे कोई भी संख्या अलग अलग विभाजित होती है तो उनका जो योग होगा, जैसे यहाँ पर इनका योग आया 15, तो वो भी उस संख्या से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कौन सी सवाल थी ये, एच वाली सवाल। एच वाली सवाल आपकी हो जाएगी सही। तो देखो बच्चों अगली सवाल है, लास्ट सवाल है इसमें कि क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह से विभाजित कर देता है तो वह दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो ये गलत है। क्यों गलत है, देखो जैसे बच्चों मान लो 16 है, ठीक है, यहीं पर कर देता हूं इधर ही। 16 है, 16 किससे विभाज्य है भाई, 8 से विभाज्य हो सकता है ना। तो अगर हम 16 को तोड़ देते हैं किन्हीं दो संख्याओं में, मान लो 4 और 12 में, ठीक है, तो क्या ये 8 से दोनों विभाज्य हैं, नहीं विभाज्य है। और ये 4 12 में हमने तोड़ा है, आप कुछ भी तोड़ सकते हैं, कोई प्रतिबंध इसमें तो दिया नहीं है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं 10 और 6, तो क्या इनसे जो है 8 से ये संख्याएं विभाज्य है, नहीं विभाज्य है ना। इसका मतलब है कि ये जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, गलत आएगा। मतलब इसका जो भी आएगा आंसर वो आएगा गलत, ठीक है। तो ये आपका सही और गलत निशान लगाने वाला प्रश्न था, ठीक है। अब इसमें तो हमने बढ़िया से क्लियर कर दिया आपको। अगर अभी कोई डाउट बनता है तो यार कमेंट सेक्शन तो है ही, उसमें आप अपने जितने भी क्वेश्चन हो यार सब लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो इसमें आप कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।